अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि कहाँ पोस्ट करना है, तो अलग अलग जगह से हम पोस्ट कर सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि IESM केंद्र जो है वहाँ, क्योंकि वहाँ IESM केंद्र के पास ही जब डिकोड होता है उसके बाद में हमारा रिएक्शन शुरू होता है, तो वहाँ हम एक तो पोस्ट कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को दूसरे ढंग से हम समझे, अगर समय के दृष्टिकोण से समझे तो समय के दो पहलू है, दो आयाम है। एक हम जानते हैं, एक हॉरिजॉन्टल समय है और दूसरा वर्टिकल है। और हॉरिजॉन्टल क्या है कि जो जिसके अंदर टाइम जो है वो क्रोनोलॉजिकल टाइम है या डिजिटल टाइम जो है उसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और वर्टिकल जो टाइम है वो वहाँ एक पॉइंट के ऊपर होता है। अब हॉरिजॉन्टल टाइम में क्या होता है हमारे जीवन के अंदर और वर्टिकल टाइम में क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल टाइम के अंदर जो घटनाएं होती है वो घटनाएं हमें मिलने आती है हॉरिजॉन्टल टाइम में, एक के बाद एक, सुबह से शाम तक जीवन में अलग अलग घटनाएं जो होती है वो सारी की सारी घटनाएं जो आती है हॉरिजॉन्टल टाइम में आती है, क्योंकि वो एक साथ में नहीं आ सकती, वो एक के बाद एक आती है, इसीलिए उसको हॉरिजॉन्टल टाइम में कहते हैं। और दूसरी जो चीज़ है जो है वर्टिकल टाइम के अंदर क्या है, तो वर्टिकल टाइम के अंदर मेमोरी पड़ी है, जिसको हम संस्कार भी कह सकते हैं। तो जो पास्ट मेमोरी है, जो अब तक की पूरी मेमोरी जो पड़ी है, मेमोरी का भंडार पड़ा है, वो वर्टिकल टाइम के अंदर पड़ा है हमारे अंदर। और घटना जब होती है वो हॉरिजॉन्टल टाइम से घटना आती है। अब एक पॉइंट के ऊपर दोनों का मिलन होता है, क्योंकि जैसे घटना घटती है तो अंदर से मेमोरी भी बाहर आती है, तो ये दोनों का मिलन जो एक पॉइंट के ऊपर होता है, जहाँ क्रॉस होता है हॉरिजॉन्टल टाइम और वर्टिकल टाइम, वहाँ से फिर हमारा रिएक्शन चालू होता है। क्योंकि घटना हुई, घटना के अंदर मानो कुछ अप्रिय घटना हुई तो हमारा एक रिएक्शन आ जाएगा। तो रिएक्शन आने की संभावना जो कहाँ होती है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइम के क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर आती है। तो वहाँ हमें रुक जाना है और वहाँ हमें पोस्ट करना है। तो ये जो है एक दूसरी दृष्टि से सोचिए तो ये टाइम के आयाम से हम इस तरह भी पोस्ट का अभ्यास कर सकते हैं। हालांकि ये सब डिफ़िकल्ट चीज़ इसलिए है कि हमारी अवेयरनेस हमेशा बहुत कम होती है और क्या घटना कौन से समय आ गई वो हमें इसका भान ही नहीं रहता है। तो अभी कौन सा हॉरिजॉन्टल टाइम चल रहा है, वर्टिकल टाइम चल रहा है, क्या हो रहा है, उसकी बहुत लो अवेयरनेस से हम जी रहे हैं। तो ये तो पहले तो एक कम से कम ये करना है हमें कि हमारी अवेयरनेस की लेवल को हमें बढ़ाना है, तब जाके कुछ भी संभावना बनती है अध्यात्म के अंदर, या जिस तरह की जो हम अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, तो इस तरह की संभावना तब बनेगी कि अवेयरनेस का लेवल हमारा बढ़ेगा। हालांकि तावरिया जी ने ये सारी क्रियाएं इसीलिए दी है कि जिससे हमें हमारी थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ती जाए। तो इसी के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अब 4th मिनट मीटिंग के बाद जो है उन्होंने बेसिक एक्सेप्टेंस दिया है, जो हमने लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था। तो 5th मीटिंग से पहले ये पढ़ लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन इसके अंदर इम्पोर्टेंट है और बहुत गहरी है। तो पहले इसको ज़रा डिटेल में देखेंगे, उसके बाद में 5th मीटिंग पर जाएंगे। तो डिस्कोर्स इस 1 के अंदर 15 पेज के ऊपर है। डियर एस्पिरेंट, you have decided to tread the path. Examine well your subconscious motives that have prompted you to arrive at this decision. तो पहली बात ये करते हैं सब साधकों को उद्बोधित करते हुए कि आपने ये आध्यात्म के मार्ग के ऊपर चलने का जो आपने तय किया है, पसंद किया है, नक्की किया है, तो उसके साथ में आपको क्या करना है कि आपको आपका जो सबकॉन्शियस है उसके अंदर क्या मोटिव है, आप कौन से इंटरेस्ट से, कौन से मोटिव से आप इस मार्ग के ऊपर आए हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग मोटिव या अलग अलग
इंटरेस्ट होता है इस मार्ग के ऊपर आने के लिए, तो उसको खास करके वो ये करना चाहिए, उस मोटिव को देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए और समझना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ अलग होता है और सब कॉन्शियस माइंड के अंदर अलग होता है। कॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ देखते हैं, सुनते हैं और हम प्रेरित होते हैं कुछ करने के लिए, पर सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए अभी तैयार नहीं है। तो क्या होता है कि हम जो सुन के जो कोई साधना या अध्यात्म का मार्ग पसंद करते हैं तो लंबा समय चलता नहीं है, क्योंकि वो हमारी डिमांड नहीं है, अंदर से सबकॉन्शियस से वो तैयारी नहीं है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है और कभी कभी हमें खुद को भी अनुभव होता है कि कुछ चीज़ हम पसंद करते हैं और फिर हम उसको कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारा सबकॉन्शियस तैयार नहीं होता है। तो इस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ने से पहले हमेशा हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के मोटिव्स को देख लेना चाहिए। फॉर रिमेंबर अबव ऑल एल्स टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, फॉर देन thou canst not be false to anyone। अब ये जो है वो कुछ वो बाइबल का या किस तरह का कुछ कोटेशन लगता है, पर इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पहली बात ये है कि हमें अपने प्रति सच बनना है। मतलब कि हम जैसा है वैसा पहले तो हमें हमारी जात का स्वीकार करना है। हम हमारे भी एक इमेज बना लेते हैं और हमारा भी एक ये बना लेते हैं कि हम ऐसा है वैसे हैं, वो नहीं। जो है जिस तरह हम दिख रहे हैं अंदर से, इसी तरह हमें बाहर से भी हमें प्रकट होना है। तो अगर हम अपने सेल्फ को जान लेते हैं, हम जैसे वैसे जान लेते हैं अपने आप को, तो हम दूसरे के प्रति कभी भी फॉल्स नहीं बनेंगे। मतलब कि दूसरे के प्रति हम कभी भी गलत नहीं कर सकते। अब गलत हम कब करते हैं कि जब ऐसा हमें हमारी जात को नहीं देखते, दूसरे को देखते हैं। हर आदमी की एक वीकनेस होती है कि हमारे अंदर क्या पड़ा है, हमारे अंदर क्या गड़बड़ चल रही है, वो हम जानना नहीं चाहते। दूसरों के बारे में हम देखते रहते हैं, झांकते रहते हैं कि भाई उसने क्या किया, उसने ये सही किया या गलत किया। तो ये जो है वो एक गलत बात बन जाती है और इसी लिए हम दूसरे के प्रति जो है वो कभी भी ट्रू नहीं रहते हैं। तो दूसरे के प्रति अगर हमें ट्रू बनना है तो पहले हमारे प्रति हमारा जो है वो उसके प्रति हमारा जानना है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि हम दूसरे के अंदर जो देखते हैं और फिर उसकी टीका करते रहते हैं कि इसका अंदर ऐसा है, उसने ऐसा किया वैसा किया। पर जब यही चीज़ हम हमारे अंदर देखते हैं तो कभी किसी की टीका कर सकते हैं। अब मैं किसी के अंदर देखता हूँ कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, और अगर मेरा ऑब्जर्वेशन से मुझे पता चलता है कि मैं भी कभी कभी झूठ तो बोल लेता हूँ, तो मैं कभी किसी की टीका करने की हिम्मत कर सकता हूँ? नहीं करूँगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें हमारे अंदर क्या चल रहा है उसके प्रति ध्यान देना है, तो दूसरे के प्रति हम कभी भी गलत व्यवहार नहीं कर सकेंगे। और दूसरा एक और अर्थ भी इसका हो सकता है कि भाई जो आदमी थोड़ा ऊपर उठा है, पहुंचा हुआ है, वो व्यक्ति हर व्यक्ति के अंदर वो एक आत्मा के रूप में देखते हैं। हर व्यक्ति वो देखता है कि हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है। अब जब इसकी ऐसी दृष्टि बन जाती है, वो हर व्यक्ति को आत्मा के रूप में देखते हैं, तभी भी वो किसी को अन्याय नहीं कर सकेगा, दूसरे के बारे में कोई टीका नहीं करेगा, दूसरे के बारे में कुछ झूठ नहीं बोल सकेगा। तो दो चीज़ है, हमारा स्तर पर हम निरीक्षण करके हम ये देख सकते हैं कि भाई हमारे अंदर ये है तो दूसरे के अंदर है, ठीक है, ये उसमें कोई ये नहीं है, उसके अंदर ये है तो गलत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर भी है। और दूसरा, जब आत्म तत्व की जब व्यक्ति को थोड़ी ये होती है, झांकी होती है, उसके बाद में भी वो दूसरे की टीका या दूसरे के प्रति ये अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि वो देखता है कि हर जगह वैसे तो आत्म तत्व ही फैला है, ये तो सब ठीक है, ये जिसको हम कहते हैं ये तो एक नेचर का एक पार्ट है, अच्छा बुरा वो सब ठीक है। तो इस तरह की दृष्टि बन जाती है। तो ये जो कोटेशन है उसका थोड़ा गहरा अर्थ है। वंस अगेन टू क्वेश्चन यू
दैट देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन फॉर एनीवन टू ट्रेड द पाथ। अब यहाँ एक फिर से वो सावधान करते हैं कि देखो भाई, आपको आध्यात्म के मार्ग के ऊपर आना है तो आप यू आर वेलकम, पर आपको आपके लिए कोई कंपल्सन नहीं है। यहाँ कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है कि आपको आध्यात्म के मार्ग के ऊपर चलना ही पड़ेगा या चलना ही चाहिए करके। ये आपका डिसीज़न है, आपकी मर्जी है, तो आप खुशी से चल सकते हैं। पर ये एक ध्यान में रहना चाहिए कि भाई ये मेरा डिसीज़न है और मुझे ये करना है। कोई इसके अंदर कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि भाई ये करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू डू अल्टीमेटली ऑल्सो रिमेंबर देयर शुड बी नो ब्लाइंड एडेरेंस टू एनी प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ। प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ, जो सत्य जो प्रस्तुत किया जाता है, हम जो दूसरे के प्रवचन सुनते हैं, दूसरों की किताब पढ़ते हैं, तो उसके अंदर बताया जाता है कि भाई ये सत्य है, ये सत्य का मार्ग है वगैरह वगैरह सत्य के बारे में कई बार बताया जाता है। अब हमारे अंदर तो कोई ऐसा उसका ये नहीं है, एक दृष्टि नहीं है हमारे अंदर कि भाई ये जो कहा जाता है सत्य के बारे में ये सही है कि नहीं। तो कई बार हमारा ब्लाइंड एडहेरेंस हो जाता है, मतलब हम एक उसका जो अनुसरण करते हैं, अनुपालन करते हैं, वो ब्लाइंडली करते हैं, जैसे आंख बंद करके करते हैं। किसी ने कहा और हमने मान लिया। कई बार कई लोगों के अंदर इमिटेशन बहुत होता है, जो कोई कहता है कुछ करता है उसका वो पकड़ लेता है उसको। तो सत्य का जब प्रेजेंटेशन जब कोई होता है कहीं पर भी, जब प्रस्तुतिकरण इसका होता है, तो उसको ज़रा सोच समझ के फिर उसके अंदर आगे बढ़ना है, न कि एकदम आँख बंद करके कूद जाना है। रिमेंबर द वर्ड प्रेजेंटेशन, फॉर truth ultimately is to be individually realized, all else is a weak attempt to convey, and this is called presentation। अब जब कोई प्रेजेंटेशन की बात करता है, मतलब कि सत्य का प्रेजेंटेशन की बात करता है कि भाई ये ही सत्य है, तब हमें थोड़ा सावधान तो होना है और हमें ये समझना है कि भाई ये जो है वो तो इंडिविजुअली रियलाइज़ करने की बात है। कोई चाहे किसी तरह भी सत्य के बारे में चाहे कुछ भी कह ले, फिर भी वो सत्य कभी भी शब्दों के अंदर पूर्ण रूप से वर्णित नहीं होता है। वो चाहे कितना भी कन्वे करने जाए, वो तो वीक अटेम्प्ट ही होगा उसका। कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी आगे बढ़ चुकी है, वो सत्य को जो है वो कन्वे नहीं कर सकती है, उसको हमारे स्तर पर नहीं ला सकती है, क्योंकि सत्य ऐसी चीज़ है जिसका अनुभव हो सकता है, और उसको भाषा के अंदर इसको बिठाना ये बहुत मुश्किल बात है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि भाई ये इंडिविजुअली रियलाइज, आपको हर व्यक्ति को खुद को ही सत्य क्या है उसको समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा। किसी की बात सुन के हम कुछ सत्य के बारे में कुछ नहीं कह सकते, समझ सकते। बीवेयर ऑफ द स्टेटमेंट लाइक दिस इज़ द ट्रूथ। अब ये जब एक क्लेम का एक बहुत हमारे यहाँ एक ये होता है, बात बात में हम क्लेम कर देते हैं। कई लोग के लेक्चर सुनते हैं तो उसके अंदर ऐसा क्लेम होता है कि नहीं बस यही सत्य है, यही बात सच है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ जहाँ भी ऐसी बात होती है कि भाई यही सत्य है, उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है, वहाँ थोड़ा हमें सावधान हो जाना पड़ेगा। वहाँ हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि कोई क्लेम करता है वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी ने सत्य का दर्शन किया है वो भी क्लेम नहीं कर सकता, पर जो लोग ने सच में तो सत्य का दर्शन नहीं किया वही लोग क्लेम करते हैं कि भाई दिस इज़ द ट्रूथ एंड दिस इज़ द ओनली ट्रूथ। तो ये एक ऐसी बात जब होती है, जहाँ भी होती है, तो हमें थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। एंड व्हेन ट्रैवलिंग अलोन द पाथ ऑल्सो रिमेंबर दैट इफ़ यू गिव अप नथिंग इट विल गिव यू नथिंग। ये एक बार बार तवरिया जी ये बात तो करते हैं, और ये तो एक सनातन नियम है कि जब तक हम कुछ देते नहीं वहाँ तब तक कुछ नहीं मिलता है। और ये संसार के लिए भी ये एक नियम है, और आध्यात्म के लिए भी एक यही नियम है। तो संसार में भी हम देखते हैं कि हम जो व्यवहार करते हैं उसमें लेती देती होती रहती है, तब जाके संबंध बनते हैं और व्यवहार भी चलता रहता है। तो अगर इस संसार के अंदर हमें कुछ देना पड़ता है लेने के लिए,
तो अध्यात्म में क्या कुछ मुफ्त में मिल सकता है? अध्यात्म में क्या कोई ऐसा है कि कोई कृपा कर देगा और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे? ऐसा संभवित ही नहीं है। तो ये जो है हमें कुछ न कुछ उसके बारे में ये करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। देना पड़ता है मतलब कि हमें देने में तो कुछ और कुछ पर्सनली कुछ देना नहीं होता है, पर हमारी जो प्रैक्टिस है, हम जो टाइम देते हैं, हम जो थोड़ा सेक्रीफाइस करते हैं अपने आप को दूसरी चीज़ों से, जो मौज मज़ा है उससे थोड़े दूर रह के, उससे ऊपर उठ के हमारे प्रगति के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं, तो वो एक प्रकार का कुछ देने जैसा ही है। हम प्रकृति को दे रहे हैं, जो ये देना है वो प्रकृति को दे रहा है, हमारा समय दे रहा है, हमारा प्रयत्न दे रहा है, ताकि हम इससे ऊपर उठ सके। और जब इस तरह का हम प्रयत्न करते हैं तब हमें उसका परिणाम मिलता है। दूसरी बात ये भी है कि जो कुछ हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो भी हमें उसको भी बांटना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता है, वो बढ़ता है। तो अगर हमारी समझ खुलती है तो उसको शेयर करना चाहिए। और तावरिया जी भी ये ऐसा एक एग्ज़ाम्पल से कहते थे कि भाई जैसे वो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि एक व्यक्ति पहले रस्सी लेके ऊपर जाता है और रस्सी बांधकर फिर दूसरी व्यक्ति को ऊपर खींचता है, फिर दूसरी व्यक्ति तीसरी व्यक्ति को। तो ये आध्यात्म के अंदर भी यही परंपरा है कि एक व्यक्ति जब ऊपर उठती है तो दूसरे व्यक्तियों को वो व्यक्ति मदद करती है। जब उन व्यक्तियों में से कोई एक और ऊपर उठ जाता है तो वो दूसरे को फिर मदद करते हैं। इस तरह आध्यात्म में भी गति रहती है। तो ये एक इस तरह हमें कुछ न कुछ देना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ एक ग्रेटिट्यूड का भी भाव है। हम जब कुछ देने की बात करते हैं तो क्योंकि हमने जो पाया है उसका बैलेंस करने के लिए, जो पाया है उसको चुकाने के लिए हमें ग्रेटिट्यूड भाव से हमें ये सब करना पड़ता है। तो ग्रेटिट्यूड का भी उसके साथ एक संबंध है। नेवर मेक द मिस्टेक दैट ऑलमोस्ट एवरी एस्पिरेंट मेक्स। द प्रैक्टिसेस एंड मेथड्स आर नॉट समथिंग टू बी प्रैक्टिस्ड ओनली इन द सीटेड आवर्स ऑफ मेडिटेशन। अब ये एक हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर साधकों के अंदर एक ही भ्रमना है कि जो हम बैठ के करते हैं वही साधना है। एक रूम में बंद है, बैठे हैं और साधना कर रहे हैं, वो वही साधना है। बाकी के समय में जो कर रहे हैं वो साधना नहीं हो सकती। पर अगर इस तरह की साधना हमारी एक पार्शियल साधना है तो फिर हमारी प्रगति कैसे होगी? तो अगर ध्यान करते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा ध्यान करते हैं तो वो, और बाकी के 23 घंटा कोई ध्यान ही नहीं है, तो फिर वो ध्यान किस मतलब का? क्योंकि बाकी के 23 घंटा तो आप आपके ऊपर कोई ये नहीं है, मतलब कि आप ऐसे ही कि कभी भी कोई भी चीज़ का आप शिकार हो सकते हैं, कोई भी घटना आपको खींच के ले जाएगी। तो यही चीज़ 3SR भी की है कि भाई तावरिया जी ने 3SR भी 24 घंटों के लिए क्यों बोला कि भाई ऐसा नहीं कहा कि 1 घंटा 2 घंटा कर लेना ठीक है अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि 24 घंटों आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 24 घंटे करने से एक आपके अंदर एक सिक्योरिटी आ जाएगी, आपके ऊपर एक सिक्योरिटी आ जाएगी। आपको कोई जैसे एक सिक्योर कर रहा है, तो आपका श्वास ही आपको सिक्योर करेगा। जो दूसरी जो निकम्मी चीज़ अंदर आ जाती है उसको वो आने नहीं देगी। तो इसीलिए साधना जो है, साधना का कंसेप्ट है, वो हमेशा ये होना चाहिए कि वो जितनी भी कंटिन्यू रह सके। और दूसरी बात ये है कि मानो कि 1 घंटा 2 घंटा हमने रूम में बैठ के भी कुछ किया है तो उसका इम्पेक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो आगे चलता रहे और दिन भर के अंदर इसकी हमें अच्छी असर हमें महसूस हो, तो ही वो साधना काम की है। आधा घंटा कर लिया और 23 घंटा हम इनसिक्योर रहे और फिर मन चाहे ऐसे बढ़ते रहे, मन चाहे ऐसे करते रहते हैं, तो कोई मतलब नहीं है ऐसी साधना का। और 3SR भी इसीलिए हमें बहुत उपकारी है, बहुत मददरूप है कि वो हमें जब भी हम करते हैं तब हमें जो है वो एक वे ऑफ लाइफ हमारा बन जाता है। धीरे धीरे करके हमारा जो है वो एक पूरे हमारे जीवन के अंदर वो प्रसरता जाता है। इसीलिए वो आगे कहते हैं, इट मस्ट बी ए वे ऑफ लाइफ, समथिंग ओल्ड मस्ट डाई इन एन एस्पिरेंट एंड समथिंग न्यू
मस्ट बी बॉर्न। ये बहुत अच्छी और बहुत अच्छी बात है कि पहली बात तो ये है कि जो कुछ कर रहे हैं वो इस तरह का हमारे अंदर आना चाहिए कि हमारा एक वे ऑफ लाइफ बन जाए। हमारे जीवन के अंदर हमारी साधना जो है वही एक वे ऑफ लाइफ बन जाए। मतलब कि घंटा 2 घंटा साधना किया इतना नहीं, पर पूरे 24 घंटा कुछ ऐसी चीज़ बने हमारे अंदर, हमारे साथ में एक हमारा या तो कहे कि ऐसा एक मूड बने, हमारे एक ऐसा मेडिटेटिव एटीट्यूड बने कि जिसके अंदर हम 24 घंटे इस तरह की साधना के अंदर है और वो हमारा वे ऑफ लाइफ बन जाता है। पर उसके साथ में दूसरी बात बहुत अच्छी की है उन्होंने कि समथिंग ओल्ड मस्ट डाई इन एन एस्पिरेंट एंड समथिंग न्यू मस्ट बी बॉर्न। तो ये अगर सही साधना है तो हमारे अंदर जो पुरानी चीज़ है वो मरनी ही चाहिए। सही साधना है तो वो मरेगी ही। अगर हमारे अंदर चेंज नहीं आता है, और हर एक साधक को हमेशा ये एक ऑब्जर्वेशन करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, इतने समय से कर रहा हूँ, ये मैंने नई प्रैक्टिस ऐड की तो उसका क्या फ़ायदा मुझे मिल रहा है, उससे कोई मेरे अंदर कोई चेंज आ रहा है, खास करके साइकोलॉजिकल लेवल के अंदर मेरे अंदर कोई चेंज आ रहा है। तो एस्पिरेंट जो साधक है उसको हमेशा ये देखते रहना चाहिए और देखना चाहिए कि पुरानी चीज़ें हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि भाई पुरानी मेमोरी पैटर्न्स, तो पुरानी मेमोरी पैटर्न्स जो है वो मर जानी चाहिए, वो ख़त्म हो जानी चाहिए और अंदर अच्छी नई मेमोरी पैटर्न हम बना सकते हैं जिसके द्वारा हम और आगे साधना में जा सकते हैं। तो ये एक हमारा एक हमेशा नापदंड रहना चाहिए, एक हमारा एक मेज़रमेंट हमारे साथ रहना चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं उसके अंदर हमारे अंदर क्या चेंज आया। तो अर्जेंसी टू चेंज, जब हम फील करते हैं एक चेंज की अर्जेंसी तब जाके एक चेंज आ सकता है, और जब ऐसी फील कर सकते हैं तब हम गहराई से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर चेंज आ सकता है। तो ये एक बात साधकों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और टाइम टू टाइम अपना एनालिसिस ऑब्जर्वेशन करते रहना चाहिए। अबव ऑल डू नॉट हार्बर एनी पायस एटीट्यूड ऑफ ग्रेस फ्रॉम गॉड। अब ये तो हिंदुस्तान में तो बहुत कॉमन हो गया है, हम तो बातों बातों में ये शब्द उपयोग कर रहे हैं, भगवान की इच्छा होगी तो ये हो जाएगा, हमारा ये काम हो जाएगा, भगवान की ऐसी इच्छा होगी तो ऐसा हो जाएगा। हम तो बातों बातों में ये शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, जैसे कि मुफ्त में कोई कृपा वगैरह मिलता रहता है। तो ये थोड़ी नासमझी की बात है और ये इसको हम पायस एटीट्यूड बना लेते हैं, जैसे कि बहुत पवित्र भाव है, इस तरह का हम इसको ये करते हैं। तो हम जो स्टेज के ऊपर जी रहे हैं, जहाँ अगर हमारा कोई प्रयत्न नहीं है तो हम कभी भी कृपा या ग्रेस की कोई अपेक्षा ही नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो आदमी कुछ करता है वो कृपा का अधिकारी बनता है। जो कुछ करता नहीं है और मुफ्त में कृपा पाने का प्रयत्न करता है, उसको कृपा कहाँ से मिलेगी। There is no intimation here that the deity would perform the miracle independent of man's effort। अब independent of man's effort, अभी आदमी कुछ कर नहीं रहा है और वो ऐसा चाहता है कि देती मुझे ये कर दे, देती का कोई देवी देवता का मुझे आशीर्वाद मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए, हमारा काम बन जाए, तो ये जो है वो गलत है। तो मतलब कि व्यक्ति का एफर्ट्स और ये जो ग्रेस वो साथ साथ में जुड़े हुए हैं। जहाँ एफर्ट्स है वहाँ ग्रेस की संभावना है, एफर्ट्स होता है तो ग्रेस हो ही जाएगी, ऐसी भी कोई ये नहीं है। फिर भी जहाँ एफर्ट्स होता है वहाँ ग्रेस की संभावना बनती है, पर जहाँ एफर्ट्स नहीं है वहाँ कोई संभावना नहीं है। द एस्पिरेंट्स एफर्ट्स टायरलेस एंडेवियर एंड फायरी एस्पिरेशन। और प्रयत्न भी कैसा होना चाहिए, टायरलेस एंडेवियर, जो हम लास्ट टाइम देख चुके हैं, जिसको महर्षि पतंजलि ने अभ्यास कहा है। तो ये अभ्यास कैसा कि थके बिना कंटिन्यूसली हमारा अभ्यास चालू ही रहे, रोज़ाना दिन में जब भी जो करना है टाइम टू टाइम वो करते ही जाना है, कोई आलस नहीं, उसके अंदर नो गैप, कुछ भी नहीं है, और इस तरह करना है। और दूसरा जो है वो फायरी एस्पिरेशन। तो फायरी एस्पिरेशन मतलब कि जैसे कि सूर्य के अंदर 16,000 सेंटीग्रेड हीट है, इसी तरह की हमारे अंदर एक आग लग जानी चाहिए कि नहीं, मुझे सत्य प्राप्त करना ही है, किसी हालत में करना है, इसी जन्म में करना है। अगर इस तरह की फायरी एस्पिरेशन बनता है
तो व्यक्ति इस जन्म में भी बहुत कुछ पा लेता है, पर ये बहुत मुश्किल है। कुछ ही लोगों के अंदर ये चीज़ों की संभावना बनती है। कीप द लॉ ऑफ गॉड एंड नेचर एवर इन माइंड। कीप दिस लॉ ऑफ गॉड एंड नेचर एवर इन माइंड। इफ देर बी वन लॉ विच डिटरमिन्स वंस ड्यूटी डन बिफोर गॉड, it is the law of self support, that is normal householder's life, no ashram। अब ये बात भी तवरिया जी, और वो तो खुद ही इसी तरह जीते थे, सेल्फ सपोर्ट। व्यक्ति को आत्मनिर्भर बन के जीना है। साधक हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई यहाँ से वहाँ से किसी के ऊपर डिपेंड हो जाए, किसी के पास मांग ले और कुछ बेगिंग करके जीने लगे। कोई भिक्षु का जीवन साधक को नहीं जीना है, न कि उसको घर बार छोड़ के भाग जाना है, कहीं जाके बस जाना है और कोई आश्रम में जो कुछ खाना मिलता है बस उसी से चला लेना है। ये जीवन जो परमात्मा का जो नियम है, इससे ये विपरीत है। परमात्मा का नियम ये है कि भाई आपको जीवन दिया है, आपको एक हाउस होल्डर, एक गृहस्थी के रूप में आपको जीना है। आपकी जो ऑब्लिगेशंस है, ड्यूटीज़ है, उसको आपको निभाना है और उसके साथ में आपको साधना भी करना है। ये जो है ये एक प्रकृति का नियम है, क्योंकि हर व्यक्ति, प्रकृति तो यही चाहती है कि भाई ये जनरेशन से जनरेशन ये सारी चीज़ बनी रहे। अब ये सारे लोग ऐसे कहेंगे कि नहीं भाई हम तो आध्यात्म में जाने वाले हैं, हम तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए हम तो ये हाउस होल्डर नहीं बनेंगे, गृहस्थी नहीं बनेंगे, हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे, तो संसार कैसे चलेगा। तो इसीलिए हर व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी है। और सेल्फ सपोर्ट, आत्मनिर्भर बन के खुद को ही कमाना है, खुद को काम धंधा करना है, नौकरी करना है, जो मिले वो करना है और आगे बढ़ना है, किसी के ऊपर नहीं, इवन नॉट इवन फैमिली के ऊपर। कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई कमा रहा है, पिताजी अभी कमा रहा है, तो भाई उनके पैसे से हम साधना करेंगे। ये भी एक गलत एटीट्यूड है। अपना सेल्फ सपोर्ट मतलब कि खुद का कमाओ और खुद खाओ और साधना करो। तो ये एटीट्यूड हमारे अंदर खास डेवलप होना चाहिए। और ये यहाँ तक कहते हैं कि ये गॉड और नेचर का लॉ है, तो इसको हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। फाइनली रिमेंबर, मैन डज नॉट हैव टू परस्यूएड गॉड, बट ही डज हैव टू परस्यूएड हिमसेल्फ टू एंटर इनटू कम्युनियन विद द सब्सटेंस ऑफ लाइफ। कम्युनियन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ लाइफ, जो जीवन का जो सत्व है उसके साथ ऐक्य करके व्यक्ति को जीना है। और ये चीज़ उसको खुद को अपने आप को समझाना है, न भगवान को समझाने की ज़रूरत है, न भगवान को मनाने की ज़रूरत है, न भगवान से कुछ ऐसा वैसा मांगने की ज़रूरत है, पर उसको अपने आप को समझाने की ज़रूरत है। और जो जीवन का जो सत्व है, क्योंकि परम तत्व है वो तो जीवन के साथ बहता हुआ वो भी रहता है, तो अगर परम तत्व को पाना है तो जीवन से हम निकल कर, जीवन को छोड़कर हम पा नहीं सकते हैं। तो ये लाइफ का जो सब्सटेंस है उसको पकड़ के ही हमें परमात्मा के प्रति आगे बढ़ना है। तो यहाँ तक ये बेसिक एक्सेप्टेंस उन्होंने दिया है। यहाँ ख़त्म करते हैं और मीटिंग 5th मीटिंग जो है उसको अभी देखते हैं। 5th मीटिंग लंबी है, शायद आज ख़त्म नहीं हो तो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं। अभी 5th मीटिंग 7 जनवरी 1982। यहाँ सबका भला हो, सबकी प्रगति हो, सबकी हेल्थ अच्छी हो, इस तरह की वो शुभकामना करते हैं। In the last meeting I have given you a short write-up on basic acceptance. This will be followed by basic misconception. This will be followed by basic routine and practices and finally basic work. तो ये इस तरह उन्होंने ये सब कुछ दिया हुआ है। पहले उन्होंने बेसिक एक्सेप्टेंस दिया था, बाद में बेसिक मिसकंसेप्शन, फिर बेसिक रूटीन एंड प्रैक्टिसेस एंड बेसिक वर्क। और ये सब उनकी किताबों के अंदर है और ये डिस्कोर्सेस में भी आएगा। जब आगे आएगा तब हम उसको भी देखेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ pause or waiting, I hope you have all already started practicing.
never mind even if you fail 1,000 times, keep practicing, the ultimate benefits are very rewarding. अब ये हम देखते हैं कि 4 मीटिंग से ये पोज की टेक्निक अलग अलग ढंग से अलग अलग रूप से हमें समझा रहा है, और वो एस्पेक्ट भी कर रहे हैं उस समय तो कि भाई जो बताया जाता है लोग प्रैक्टिस करते होंगे, और यहाँ हम भी ऐसा थोड़ा ये करते हैं कि भाई लोग इसकी अगर हम साथ में पढ़ते हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो कई लोग तो ऐसा कम से कम सब नहीं तो कोई लोग तो इसका प्रयत्न करते होंगे, हालांकि वो डिफ़िकल्ट है। मैंने आगे भी कहा कि जब रिएक्शन इतना फास्ट होता है, इतनी जो एक चीज़ बनती है और हमारा जो रिएक्शन उसी मोमेंट पर जब आ जाता है तो वहाँ पॉज करने का हमें कोई चांस ही नहीं मिलता। मतलब चांस तो है पर हम वहाँ रुकना नहीं चाहते हैं, वहाँ हमारा रिएक्शन बाहर निकल ही आता है। तो ये एक डिफ़िकल्ट है, इसीलिए वो कहते हैं कि नेवर माइंड इवन इफ़ यू फेल 1,000 टाइम्स। तो 1000 बार हम अगर नाकाम होते हैं फिर भी प्रयत्न करते रहना चाहिए, और अगर प्रयत्न भी नहीं होता है तो अंदर एक कंसेप्ट तो बना ही रहना चाहिए कि भाई कम से कम मुझे ये करना तो है, अभी नहीं हो सकता है तो मैं और प्रयत्न करूँगा, एक और ये करूँगा, अंदर संकल्प करूँगा कि भाई जब ऐसी कोई ऐसी घटना घटती है कि जहाँ रिएक्शन आ जाता है या फिर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है, तो वहाँ मुझे वो नहीं करना है। और ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन तो हर चीज़ के अंदर होता है। हम जो मैकेनिकल सारी चीज़ें करते हैं, कामकाज भी करते हैं, वो भी एक प्रकार का ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो यहाँ खाली रिएक्शन की बात नहीं कि गुस्से में किसी को बोल दिया, ऐसी बात नहीं है। पर जो हम मैकेनिकली करते हैं, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में करते हैं, उससे थोड़ा ऊपर उठ के, मतलब हर चीज़ अगर हम जागृति के द्वारा करने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो हर व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए कि जब वो कुछ रिफाइनिंग करता है, 3 स्टेप करता है, गायत्री करता है, जब भी ऐसी कुछ साधना करता है तो उसको कम से कम उस दौरान तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जागृत रहने का प्रयत्न करना चाहिए। हम तो उस दौरान भी इतने मैकेनिकली करते रहते हैं, एक एक्सरसाइज दूसरी तीसरी, अपने ख्यालों में गुम हैं, ख्यालों में हम घूमते फिरते रहते हैं, और एक्सरसाइज एक के बाद एक होती जाती है। तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ जो है, अगर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन को तोड़ना है तो उसका उपाय एक ही है कि जागृति कितनी है हमारे पास में। एक गैप आएगा, उसके बाद में फिर से जॉइंट होंगे। तो उसके लिए ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर भी हमें काम करना है, और जागृति वहाँ काम करेंगे तो भी वो भी एक प्रकार का पोज भी हो जाएगा, एक प्रकार का वेटिंग ही हो जाएगा। The other most important practice is the 3-step rhythmic breathing. I here also hope you have been practicing very regularly the 2 steps. In this meeting, I have to check every one of you to see how far you have all got the grip of the simple exercises I have shown you. तो इस मीटिंग के अंदर वो 3 स्टेप का भी देखना चाहते हैं कि लोग किस तरह कर रहे हैं, अच्छे ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, कितना किसी का चल रहा है। हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो सब मीटिंग थी उस दौरान न कोई म्यूज़िक था, न कोई लोगों के पास ऐसी चीज़ थी कि जिसके द्वारा वो कर सकें। तो उस समय उन लोगों के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट था कि उनको याद कर के इस तरह या फिर घड़ी में देख के या कोई और प्रयत्न से व्यक्ति को करना पड़ता था, क्योंकि उस समय 82 में म्यूज़िक नहीं आया था। अब तो हमारे लिए तो इतना आसान है कि भाई कम से कम म्यूज़िक है, और हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ म्यूज़िक अब तो ले जा सकते हैं, मोबाइल में भी डाल सकते हैं और कहीं भी बजा सकते हैं। तो उस ज़माने में तो और डिफ़िकल्ट था, फिर भी वहाँ भी उनका ये था कि भाई कम से कम आपको इसको किसी भी तरह करना चाहिए। और जो एक्सरसाइज सिखाई थी वो भी वो इस मीटिंग में चेक करना चाहते थे। द नॉन अटैचमेंट इज़ टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। अब आगे उन्होंने जो एक सूत्र के अंदर जो बात आती थी 2 अभ्यास और वैराग्य की, जो हमने
लास्ट टाइम सूत्र देखे थे। तो अभ्यास और वैराग्य की बात थी, उसमें अभ्यास के बारे में तो उन्होंने डिटेल में बताया था, टायरलेस इंडोवियर। और दूसरी चीज़ नॉन अटैचमेंट, माने कि त्याग या वैराग्य जिसको कहते हैं, तो वो यहाँ अभी उसके बारे में बात करते रहे हैं कि भाई ये वैराग्य क्या है, उसको भी अच्छी तरह समझ लेना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट द आउटवर्ड नॉन अटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली मैटर्स, इट विल नेवर सक्सीड। वन कैन बी इन द हिमालयाज एंड नॉट बी फ्री फ्रॉम सर्टेन अटैचमेंट्स एंड फाइटिंग इनवर्डली, दैट इज़ ऑल इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आर रॉन्ग। तो ये एक समझने की बात यह है कि जब नॉन अटैचमेंट की बात आती है तो नॉन अटैचमेंट का अर्थ ये नहीं है कि किसी चीज़ को त्याग कर दो, किसी चीज़ को छोड़ के कहीं चले जाओ। अगर इस तरह का ये होगा तो हम हिमालय पर जाके भी बैठ जाएंगे, वहाँ भी हमारा किसी न किसी चीज़ से अटैचमेंट हो ही जाएगा। तो नॉन अटैचमेंट इट इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, ये एक ऐसा प्रकार का मन की स्थिति है कि अभी उसका मन जो है, व्यक्ति का मन अभी सांसारिक चीज़ों के प्रति इतना आकर्षित नहीं होता है, उसके अंदर उसका लगाव नहीं होता है, सांसारिक चीज़ों के अंदर उसका जीव चिपकता नहीं है। हालांकि वो हर चीज़ का उपयोग करेगा, उपभोग करेगा, पर उसके अंदर ऐसा नहीं कि अभी ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं मिलती है तो वो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाती है, वो व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। तो ये तो हमारा अटैचमेंट का लक्षण है। अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है और नेगेटिविटी आ गई तो समझो कि ये अटैचमेंट है, फिर हम हिमालय में भी रहते हैं या कहीं भी रहते हैं। तो नॉन अटैचमेंट का अर्थ ये नहीं है कि किसी चीज़ का त्याग कर देना, पर अंदर से वो चीज़ छूट जानी चाहिए। अब वो चीज़ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, दोनों में मज़ा है। अगर ऐसी स्थिति अंदर मनोस्थिति बन जाती है तो ये स्टेट ऑफ नॉन अटैचमेंट है। पर हम तो अंदर एक फाइटिंग करते रहते हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट हमारा तो चालू रहता है, जो एक गलत है। अटैचमेंट के प्रति जाता है मन, तो हम क्या करते कि उसको अलग करने का प्रयत्न करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट अंदर रहता है। वो नहीं होना चाहिए, अंदर से ये सारी चीज़ें छूट जानी चाहिए। योगा इज़ एफर्टलेस एफर्ट एंड योगा इज़ हारमोनी एंड रिदम। ये दोनों बात बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात है योगा इज़ एफर्टलेस एफर्ट। ये तावरिया जी खास कहते थे कि भाई अगर कोई चीज़ को आपको कंट्रोल करनी पड़े है, आपको कुछ एफर्ट करना पड़े चीज़ के लिए, तो फिर अभी जो सही स्थिति है वो अभी बनी ही नहीं है। जैसे कि वो कहते थे कि भाई एक गुस्सा है, तो गुस्सा आपको करना, आपको गुस्सा अभी भी आ रहा है और आप गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो तो गलत बात है। मतलब गलत बात मतलब कि वो अभी सही आपका ये नहीं है, अभी सही कंट्रोल नहीं आया है। तो योगा इज़ एफर्टलेस एफर्ट एंड योगा इज़ हारमोनी एंड रिदम। तो एफर्टलेस एफर्ट का मतलब क्या होता है कि अभी वो चीज़ अंदर है ही नहीं, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि वो कहते थे कि भाई अगर मुझे गुस्सा आता है और मैं गुस्सा का कंट्रोल करता हूँ, तो अभी ये एफर्टलेस एफर्ट्स की स्थिति नहीं बनी है। एफर्टलेस एफर्ट्स के अंदर अभी वो चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो चीज़ है ही नहीं। जैसे कि नॉन अटैचमेंट में हमने देखा कि भाई नॉन अटैचमेंट में अभी ऐसा स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा बन गया कि उसके प्रति, वो चीज़ के प्रति ध्यान ही नहीं जाता है, उसके प्रति उसको कंट्रोल नहीं करना पड़ता है कि माइंड को, कि भाई मेरा अटैचमेंट के प्रति मन जा रहा है तो उसको मैं विड्रॉ करूं, खींचूं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एफर्टलेस एफर्ट्स के अंदर व्यक्ति को कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ऐसी अंदर स्थिति बन जाती है। हालांकि ये बहुत आगे की स्थिति की बात है, तो सामान्य व्यक्ति को तो एफर्ट्स करते रहना पड़ता है और धीरे धीरे करके ऊपर उठना पड़ता है। दूसरी बात है योगा इज़ हारमोनी एंड रिदम। तो योगा जो है वो हम जानते हैं कि भाई जो रिदम जो है, नेचर की रिदम है, उसका हम सहारा लेते हैं, तो रिदम के द्वारा हम हारमोनी की ओर जा रहा है। अभी हमारा 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग है, वो हमें हारमोनी की ओर ले जाएगा। तो योगा का मतलब हारमोनी एंड रिदम तो है, पर इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि रिदम द्वारा हारमोनी।
तो जैसे जितना जितना रिदम का अभ्यास होता जाएगा, फिर हमारे अंदर हारमोनी, अंदर संवादिता हमारे अंदर बैठती जाएगी। एक हारमोनी में हमारा जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है वो हारमोनी में काम करेगा, और फिर हमारा माइंड के अंदर भी एक रिदम चलती रहेगी हमेशा के रूप में। तो खाली श्वास के रिदम की बात नहीं है, फिर रिदम माइंड के अंदर आ जाएगी। हमारा माइंड भी एक रिदम के अंदर, एक ऑर्डर के अंदर ही काम करेगा। तो ये जो है वो योगा की रियल योगा क्या है, ये यहाँ इस तरह बताते हैं। वेयर द क्वेश्चन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विथ सो कॉल्ड लोअर नेचर इज़ नेवर डन, इट इज़ ऑल रॉन्ग। तो जब यहाँ इस तरह की स्थिति बनती है तो फिर लोअर नेचर को कंट्रोल करके और इसको उसके साथ में जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहता है लोअर नेचर के अंदर, हमारी जो निम्न प्रकृति है उसके साथ हमारा हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि निम्न प्रकृति के अंदर हमेशा कुछ न कुछ डिमांड होती है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इस प्रकार की जो एक डिमांड रहती है उसके द्वारा अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो जब ये स्थिति योग के अंदर बन जाती है तो फिर ये इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। रेजिस्ट नॉट ईविल इज़ ऑफ डीप सिग्निफिकेंस। अब ये एक इंटू इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, रेजिस्ट नॉट ईविल, मतलब कि जो अनिष्ट है उसका प्रतिकार मत करो। अब कई बार हमें ऐसा सिखाया जाता है कि भाई अनिष्ट है उसका तो प्रतिकार करना ही पड़ेगा। यहाँ ये कहते हैं कि अनिष्ट का प्रतिकार मत करो। उसका ये बात जो है इसका बहुत महत्व है, सिग्निफिकेंस है। इट इज़ नॉट दैट वी डू नॉट माइंड ईविल इन द फर्स्ट प्लेस, लेट अस ड्रॉप फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग एंड वोकेबुलरी द वर्ड्स लोअर नेचर एंड ईविल। अब ऐसा नहीं है कि हम जो अनिष्ट है उसको ही हम अवॉइड कर रहे हैं या अनिष्ट के बारे में हम कुछ यही नहीं करना चाहते, ऐसी बात नहीं है। अनिष्ट है वो तो हम उसको तो हम जानते हैं, उसको तो स्वीकार करते हैं, पर हमारे अंदर जब ये चीज़ एक अनिष्ट के रूप में हम किसी चीज़ को स्वीकारते हैं तो एक अंदर संघर्ष हमेशा चालू हो जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई आपकी जो वोकेबुलरी है, आपके जो शब्दकोश है, उसके अंदर से ये शब्द ईविल शब्द है, लोअर नेचर है, निम्न प्रकृति, ये सब कुछ निकाल दो। वो ठीक है, वो अपने आप में वो चीज़ होती है, पर जब हम कोई चीज़ को ईविल के रूप में देखते हैं तो क्या होता है कि वहाँ हमारा माइंड फंस जाता है। जैसे ऐसे ही शब्द है पाप और पुण्य। अब पाप और पुण्य शब्द आदमी को इतने नीचे गिरा देते हैं कि जो लोग पाप और पुण्य शब्दों के अंदर जो बंधे हुए हैं वो कभी ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं। उसको हर चीज़ के अंदर पाप लगेगा या पुण्य लगेगा। वो हर चीज़ में कुछ भी करेगा तो सोचेगा ये पाप तो नहीं है, ये पुण्य तो नहीं है। तो इस तरह आदमी एक बंधन में पड़ जाता है, उसका अंदर एक डिवीज़न क्रिएट होता है। अंदर हमारे अंदर जो एक हार्मोनी की बात करते हैं तो एज ए होल होना चाहिए, कंप्लीट अंदर होना चाहिए। इसके बदले में क्या होता है कि माइंड का एक पार्ट है वो हमेशा ऐसी चीज़ों के अंदर चिपका रहता है, और कई लोगों के अंदर तो बहुत सारा ये अनिष्ट का ईविल का ख्याल होता है। अगर बिल्ली भी रास्ता काट लेती है तो अरे ये तो अनिष्ट हो गया। अगर कोई किसी ने छींक खा ली तो बोलेगा अरे ये तो अनिष्ट हो गया। इतना अनिष्ट का हमारे अंदर एक प्रभाव आ गया है और हम बन जाते हैं इसके। तो आदमी को इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है। प्रकृति के अंदर जो कुछ बना है प्रकृति के अंदर बैलेंस के रूप में इष्ट है, उसके सामने अनिष्ट। पर ये तो प्रकृति ने बनाया ना, अनिष्ट कोई किसी ने बनाया? कहाँ बना? अनिष्ट कहाँ से आया? जिसको हम शैतान कहते हैं, हमको दैत्य कहते हैं, वो कहाँ से आए? वो सब तो बनाया तो ये प्रकृति के अंदर ही बना हुआ है ना, तो प्रकृति ने ही बनाया है। या जिसको हम चिट्टी कहते हैं या यूडीएम कहते हैं, उसने ही बनाया है। उसने क्योंकि ये जो बनाया उसने वो द्वैत रूप में बनाया, उसने एक चीज़ कुछ बनाई ही नहीं है। ये पूरा संसार है, ये पूरी जो भूभुव स्व है, तीनों लोक है, वो पूरे के पूरे ध्वन के अंदर बने हुए हैं। तो ध्वन जहाँ होता है तो दो चीज़ हमेशा ही होगी। अगर आप इसकी बात इष्ट की बात करते हैं तो अनिष्ट की बात भी आ जाएगी। आप गुड की बात करेंगे तो बैड की बात भी आ जाएगी। तो ये एक ईविल का कंसेप्ट जो है वो
मतलब कि ये जो चीज़ जो है वो आई है प्रकृति के रूप, प्रकृति से आई हुई है, पर हम इसके अंदर फंस जाते हैं। जब इसको अनिष्ट को अनिष्ट के रूप में लेते हैं तब आदमी वो फंस जाता है। वो प्रकृति का एक अंग है। जिस तरह ईस्ट है, जिस तरह गुड है, इस तरह बैड है। अगर इस तरह दोनों को हम स्वीकार करना सीखेंगे तो अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनेगा और हम भागते नहीं रहेंगे, ये चीज़ तो गलत है, इससे भागो, ये चीज़ नहीं करना है, ये अनिष्ट है। तो इन चीज़ों से हमें मुक्त पाना है। और ख़ास करके धार्मिक लोगों के अंदर ये चीज़ बहुत इविल का ख्याल, शैतान का ख्याल, ये लोगों के अंदर बहुत फिक्स हो जाता है। हमें इन सब से ऊपर उठना है। Our past lives have created memory patterns. As per the recorded memory patterns in us, we form a vibrational tone of our primary and secondary bodies. अब ये एक इम्पोर्टेंट बात समझने की है यहाँ कि हमारा अब तक में तो हज़ारों लाखों जन्म हो गए होंगे, हमें पता नहीं है। और हर जन्म ने अंदर हम नई नई मेमोरी पैटर्न्स बनाते रहते हैं और ये सब मेमोरी पैटर्न्स कहीं ना कहीं इकट्ठी होती है, जिसको तावरिया जी मेमोरी पूल कहते हैं, सेलो एंड डीप, जिसको 3A और 3B भी कहा उन्होंने। तो ये जो जगह है वहाँ हमारे हर जन्म की मेमोरी पैटर्न्स है वो पड़ी हुई है। अब ये जो मेमोरी पैटर्न्स जो है वो उसके मुताबिक एक वाइब्रेशनल टोन हमारे अंदर बनता है और हमारा जो दो बॉडी है, प्राइमरी और सेकेंडरी, माने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों शरीरों का एक वाइब्रेशनल टोन बना हुआ होता है। और ये टोन का आधार क्या है? हमारी जो मेमोरी पैटर्न जो है पिछले जन्मों की, उसका जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर आधारित हमारा ये वाइब्रेशनल टोन है। As per the vibrational tone of our bodies, we attract the incoming impulses of the same vibrational tone. This is a natural law. अब ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। अब हम कहते हैं कि भाई मैं तो अच्छा विचार करना चाहता हूँ, मुझे तो कभी अच्छे विचार आते ही नहीं है, मैं तो ऐसा सोचना ही नहीं चाहता हूँ, मेरे अंदर कहाँ से इस प्रकार के विचार आ जाते हैं। तो देखो हमारा जो जिस प्रकार का वाइब्रेशनल टोन होगा, हमारे बॉडीज़ का जिस तरह का वाइब्रेशनल टोन होगा, इसी प्रकार का अंदर इनकमिंग इम्पल्स आएगा। अगर हमारा लो वाइब्रेशनल टोन है तो हमें एकदम निम्न प्रकार के तुच्छ एकदम सामान्य विचार आते रहेंगे। तो हमारा बीइंग कहाँ है? ये वाइब्रेशनल टोन हमारा बीइंग के साथ जुड़ा है। हमारा बीइंग का वाइब्रेशनल टोन अगर लो है तो हमें निम्न प्रकार के ये वाइब्रेशन या इनकमिंग इम्पल्स मिलते रहेंगे। अगर हम अपने आप को ऊपर उठाते हैं, हमारा बीइंग अगर ऊपर उठ जाता है तो क्या होता है कि ऊपर की चीज़ फिर आने लगती है। तो ये तो नेचुरल का ये एक नेचुरल लॉ है। तो इसीलिए साधक को हमेशा ये प्रयत्न करते रहना पड़ता है कि भाई उसका बीइंग को वो उठा के रखे, क्योंकि जैसे भी बीइंग गिरेगा तो वो निम्न प्रकार की चीज़ें उसके अंदर हमेशा आ जाएगी। और IESM केंद्रों के अंदर हमने देखा कि जो इमोशनल सेक्स, वो खास करके वहाँ से जो इम्पल्सिस आते हैं वो एकदम निम्न प्रकार के आते हैं और हमें और निम्न खींच जाते हैं। तो इसीलिए ये वाइब्रेशनल टोन हमारा ऐसा बना रहना चाहिए ताकि हमें नेचुरली हमारे अंदर उच्च प्रकार के इम्पल्सिस आने लगे और इसी तरह का फिर हमारा अंदर की कामगिरी भी बनती रहे। और इसी तरह हम बाहर भी जो कामगिरी करेंगे तो इम्पल्स के बेस के ऊपर ही हम काम तो करते हैं, तो फिर काम की क्वालिटी, काम का जो है ये है वो भी सब चेंज हो जाएगा। वन कैन नॉट फाइट अगेंस्ट द नेचुरल लॉ। ये जो नेचर का नियम है, अब ये आपका लोअर बीइंग है और लोअर चीज़ आती है तो उसके साथ आप फाइट नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे अंदर क्यों ऐसे विचार आ रहे हैं। बट वन कैन देन ऑपरेट अ हायर लॉ विच विल हेल्प अस। तो हमें एक हायर लॉ को ऑपरेट करना है और हायर लॉ में यही है, हायर लॉ के अंदर कि हमारा बीइंग को हम ऊपर उठा लें ताकि हमें और अच्छे इनकमिंग इम्पल्सिस मरने लगे। प्रकृति के अंदर से दूर दूर से अच्छी अच्छी चीज़ों के हमें इम्पल्स मिलने लगे ताकि हमारा अंदर भी ऐसी अच्छी चीज़ ही बनती रहे और हमारा अंदर प्रोग्रेस बना रहे। दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेसिव साइंटिफिक मेथड विल हेल्प इन रिमूविंग ऑल इनर कॉन्फ्लिक्ट।
तो इसी तरह हमें धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करते जाना है और साइंटिफिक मेथड को हमें फॉलो करना है, तो जिससे हमें उसकी हेल्प मिलेगी और हमारे अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। द 3-step rhythmic breathing even done for a few minutes will start helping you। कितनी अच्छी बात कही है, इवन फॉर फ्यू मिनट्स। तो 3 स्टेप का ये कभी कभी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे एक विचार आता है कि उनको कितना एक विश्वास था 3 स्टेप के ऊपर। अभी हमारे अंदर तो हम करते हैं फिर भी इतना विश्वास हमारे अंदर जगह नहीं है, पर उसके अंदर सोचो कितना विश्वास होगा कि फ्यू मिनट करोगे तो भी आपको फ़ायदा होगा। इस तरह ये कहते हैं, तो हमें उसके ऊपर खास ध्यान देना चाहिए कि भाई 3 स्टेप हमें अगर और अच्छे ढंग से करते हैं, फ्यू मिनट्स के बदले फ्यू आवर्स करते हैं और इसको आगे ले जाते हैं तो कितना बेनिफिट मिलेगा। और वो सिर्फ उनको ही पता था कि भाई ये व्यक्ति के अंदर कितना गहराई से रूपांतरण कर सकता है। तो इसके लिए उनका जो विश्वास था वही हमारे अंदर भी वो विश्वास आना चाहिए 3 स्टेप के लिए, और हमें इस तरह करना चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ पोज और वेटिंग विल हेल्प यू। Other simple exercises given will clear your nerves. All this will make your task easier. Only daily sincere practice is guarantee of achievement. तो दूसरे 3 स्टेप के अलावा जो पोज की प्रैक्टिस है उसको भी हमें करना चाहिए धीरे धीरे करके, और कुछ सिंपल एक्सरसाइज जिसको अभी हम रिफाइनिंग कहते हैं, तो इस तरह की रिफाइनिंग एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे नर्व्स को वो क्लियर करेगी। हमारे जो अंदर जो एक प्रकार का जो कचरा इकट्ठा हो जाता है वो कचरे को वो सब सफाई होती जाएगी और फिर हम धीरे धीरे करके ऊपर उठते जाएंगे। तो ये सिंसियर प्रैक्टिस ही एक गारंटी है जो हम कुछ अचीव कर सकते हैं, हम जो प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए एक गारंटी है और वो है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये हो सकता है। These practices, the more sincerely you practice, the sooner they will change your vibrational tone. This higher vibrational tone will automatically destroy memory patterns of lower vibration, for they cannot now survive. This is also a natural law. तो ये एक जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे सिंसियरली, और जितनी जितनी प्रैक्टिस गहराई से होती जाएगी इतना इतना हमारा वाइब्रेशनल टोन भी चेंज होता जाएगा और हायर वाइब्रेशनल टोन ऑटोमेटिकली बनता जाएगा, और इसके द्वारा फिर जो लोअर टोन है वो अपने आप में ख़त्म हो जाएगा। वो अगर हायर टोन आता है तो फिर लोअर तो रह नहीं सकता है। और आपने कभी ये महसूस भी किया होगा कि जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस बनती है तो कम से कम थोड़े समय के लिए भी एक ऐसा बन जाता है कि आप कुछ हायर वाइब्रेशनल टोन का अनुभव करते हैं, और इस दौरान अंदर एक चेंज, एक शांति वगैरह का भी अनुभव होता है। तो अगर इसी चीज़ को हम ज़्यादा कर सकते हैं, ये वाइब्रेशनल टोन को, हायर वाइब्रेशनल टोन को पकड़ के रख सकते हैं, तो हमें और फ़ायदा मिलता है। This is also a natural law. So instead of fighting with lower nature, which is nothing but your natural state of past, now seems to you lower nature for evil. अब देखो, हमें जिसको हम लोअर नेचर कहते हैं, ईविल कहते हैं, वो है क्या? वो तो हमारा पास्ट ही है, और पास्ट के अंदर हमने क्या किया है कि ऐसी ऐसी मेमोरी पैटर्न को हमने बना ली है और पकड़ के रखी है। वो मेमोरी पैटर्न है, वही तो हमारा पास्ट है, वो नेचुरल पास्ट है, वो नेचुरल स्टेट है अभी तो हमारे लिए, क्योंकि वो हमारी जो इस तरह की मेमोरी पैटर्न से इससे बना है। अब इससे हम फाइटिंग करते हैं, उसका तो कोई मतलब नहीं है, और यही चीज़ हमें अभी ईविल के रूप में दिखती है। तो अगर हमारी मेमोरी पैटर्न चेंज हो जाती है तो जिसको हम अभी ईविल कहते हैं वो ईविल का कंसेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा, जिसको हम ईविल मानते हैं वो ईविल भी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि संत के लिए सब कुछ समान होता है, उसके लिए ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, इसके लिए ना कोई ईविल है ना कोई गुड है,
इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, द्विभाजन नहीं है, उसके अंदर कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं है। For you are now convinced of a better state of mind, and so without any inner conflict or regret or guilt complex you can now change your nature। तो जो लोअर नेचर जो है हम जिसको हम कहते हैं अभी, या इविल जिसको कहते हैं, तो जिस तरह हमारा प्रोग्रेस होता जाएगा तब हम कन्विंस होते जाएंगे, अंदर से ही हम स्वीकार करते जाएंगे कि भाई नहीं, कोई बेहतर स्टेट ऑफ माइंड भी हो सकता है। जब हम बेहतर स्टेट ऑफ माइंड का अनुभव करते हैं तब हमें पता चलता है ना। अब बेहतर स्टेट ऑफ माइंड का पता ही नहीं है और लोअर स्टेट ऑफ माइंड के अंदर तो हमें ये इविल है, ये है, वो है, इस तरह का ही दिखाई देगा। और इसीलिए जब हमारा ऐसा स्टेट ऑफ माइंड बन जाएगा, उसके बाद में हमारे अंदर ना कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और ना कोई पछतावा रहेगा, ना कोई अपराध भाव रहेगा, कोई चीज़ नहीं रहेगा। अंदर से एक चेंज हमारी प्रकृति के अंदर आ जाएगा। फर्दर more and better practices will still further raise your vibrational tone, and so even that improved nature will then seem to be lower nature or evil। अब ये मज़े की बात ये है कि आज जो हमें इविल लगता है तो हमारी जो कुछ मेमोरी पैटर्न है उसके कारण हमें लगता है। अब मानो कि हम थोड़े ऊपर उठ गए और हमारा टोन भी चेंज हो गया वाइब्रेशनल, और जो आज हमें जो इविल चीज़ लगती है वो उस समय नहीं लगेगी, पर उस समय क्योंकि हमारे अंदर एक और दृष्टि आ गई है तो हम और चीज़ों को हमारे अंदर देख पाएंगे। जो आज हम जो कोई चीज़ों को हम देख नहीं पाते हैं और जो देखते हैं उसको इविल कहते हैं। अब प्रोग्रेस हो गया तो फिर नई नई चीज़ें हमारे अंदर दिखाई देगी। हाँ, नई नई वीकनेसेस को भी हम ढूंढ लेंगे और देखेंगे अरे ये भी पड़ा है, तो ये चीज़ तो अंदर एक, उसके बाद में फिर हमें वो चीज़ एविल के रूप में दिखाई देती है। मतलब कि प्रोग्रेस होता है तो ये एक चेंज हो जाता है, पर वो चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है, पर थोड़ा परसेप्शन वही रहता है। वो इविल को देखना जो है वो उस समय भी हम देखते थे, आज भी देखते हैं, पर वो चीज़ अभी चेंज हो गई है। एंड सो स्टेप बाय स्टेप योर माइंड इज़ कंट्रोल्ड, that is your memory patterns will be cleared of past lower types and replaced by higher and higher types। तो इस तरह जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे धीरे धीरे करके, इस तरह हमारी जो पुरानी मेमोरी पैटर्न्स है वो क्लियर होती जाएगी, वो साफ़ होती जाएगी, और लोअर टाइप का के बदले में हायर टाइप का जो वाइब्रेशनल टोन है वो हमारा बन जाएगा। बट ओनली सिंसियर प्रैक्टिस इज regularly can help, and so the great need of regular practice। अब देखो ये कितनी प्रैक्टिस के ऊपर भार देते हैं और हम इसके प्रति इतने सिंसियर नहीं है, हमारी प्रैक्टिस के प्रति इतने सिंसियर नहीं है। हमारा जो एक लगाव होना चाहिए, हमारे अंदर एक पैशन आ जाना चाहिए उसके प्रति, प्रैक्टिस के प्रति। फ्रॉम योर लास्ट मीटिंग नोट्स have you studied the Gita first chapter and the quotation given there? तो लास्ट मीटिंग में हमने देखा था कि उन्होंने महाभारत के 6 जो पात्र थे उनके बारे में उन्होंने बताया था और कहा था कि इनमें से कम 4 पात्रों के बारे में कुछ लिख के लाना। तो हमने तो ऐसा कोई होमवर्क किया नहीं होगा, मुझे तो आई एम श्योर कि ऐसा हम करते नहीं हैं, पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, रख देते हैं बाजू में। तो यहाँ वो थोड़ा इसके बारे में आगे बताएंगे। यू हैव बीन गिवन 2 स्केचेस मतलब कि जो 2 डायग्राम, हमें आज तो हमारे पास 5 डायग्राम अवेलेबल है, पर उस समय उन्होंने जो फर्स्ट डायग्राम है 2482 वाला और सेकंड 522 वाला वो डायग्राम बनाए थे और वो लोगों को दिए थे। You have been given 2 sketches, 1 and 2. 1 denotes a person who has done no work on himself or herself. 2 shows a person who has done a lot of hard work on himself or herself, perhaps in many lives,
इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम एंड अ लॉट ऑफ वर्क। तो ये तो भी हमारे लिए डायग्राम फेमिलियर हो गए। हम जानते हैं 2482 का है और 5221 का है, और 2482 के ऐसा डायग्राम है जिसमें व्यक्ति ने अपने आप पर कुछ काम ही नहीं किया है, कोई साधना ही नहीं की है। और 5221 वाली व्यक्ति ने शायद कई जन्मों से अपने आप पर काम करता आया है और सिंसियरली गहराई से काम करता आया है, वो 5221 पर पहुंचा हुआ है। इस तरह दो प्रकार के व्यक्ति के बारे में यहाँ उन्होंने बताया। सिंस यू आर ऑल सिंसियर पर्सन्स, आई हैव नो डाउट यू विल बी एबल टू चेंज फ्रॉम फिगर 1 टू फिगर 2। तो ये हम एक आश्वासन देते हैं कि भाई हम छोटी मोटी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर और सिंसियरली करेंगे तो एक दिन हम भी 5221 में एस्टेब्लिश हो सकते हैं, और हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। अगर सिंसियरली हम करेंगे तो हो ही सकते हैं। और ये हमारा ध्येय भी होना चाहिए कि इस जन्म में हमें 5221 और उसके बाद आगे 3A तक में जाना है, जहाँ से हमारा प्रत्याहार चालू होता है। क्योंकि प्रत्याहार का चैप्टर हमने जब पढ़ा था तब भी हमने ये जाना था कि भाई प्रत्याहार तक पहुँचना बहुत बहुत ज़रूरी है इस लाइफ के अंदर ही। The chart of how the human brain works in the 4 centers in the registration area is ready, and many copies will be made and given to each one of you, and then only can be studied together. In the meantime we shall add the following exercises. अब वो ये भी हम जानते हैं कि ये जो 2482 क्या है, तो उसके अंदर 4 केंद्र है, और रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर IESM केंद्र के बारे में अब तो हम सब जानते हैं, पर उस समय ये सब नया नया था, तो वो धीरे धीरे करके ये सब सिखाते जाते थे और इसकी कॉपी लोगों को देते जाते थे। अब आगे और नई एक्सरसाइज सिखाते थे। ब्रीद इन नॉर्मल, होल्ड द ब्रेथ फॉर 3 seconds, दैट इट काउंट मेंटली 1 2 3, होल्ड द ब्रेथ फॉर 3 seconds, ब्रीद आउट, टेक 3 seconds टू डू इट, एंड अगेन होल्ड द ब्रेथ आउट for 3 seconds, repeat it 7 times, do it twice a day। तो जी जो आज हम 5th एक्सरसाइज जो कहते हैं स्क्वायर एक्सरसाइज, वो स्क्वायर एक्सरसाइज वो उस समय 3-3 सेकंड के लिए कराते थे और 7 बार कराते थे, और दिन में 2 बार इस तरह कर सकते हैं। अब ये कि यहाँ हथियों की क्रिया उन्होंने बताई है, वो देखते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्रिया है। जो लोग 3 बंद का या त्रिबंध है, उद्यान जालंधर और उद्यान बंद, जालंधर बंद, और तीसरा कहाँ गया, मूलबंद। तो ये 3 बंद जो है उसमें से उद्यान बंद की टेक्निक यहाँ ये देते हैं। ब्रीद आउट, बैंड फॉरवर्ड, ये खड़े रहकर करने की एक्सरसाइज है। ब्रीद आउट, बैंड फॉरवर्ड, हैंड्स ऑन नीज, hold the breath out, pulling out of the abdomen in above the navel, hold breath out and hold stomach pull in for 5 seconds, breathe in and stand erect, repeat 3 times, do it twice a day। if you cannot hold for 5 seconds, do it for 4 or 3। तो यहाँ खड़े रहकर थोड़ा बेंड होना है, दोनों हाथ हमारे जो नीज है घुटन के ऊपर रख देने हैं, और फिर श्वास पूरा खाली करके जो नाभि वाला हिस्सा है उसको एकदम अंदर खींच लेना है। पूरा हिस्सा जो है वो अंदर एकदम चिपक जाएगा, और इसको इस तरह पकड़ के रखना है 5 सेकंड तक, और इसके बाद में फिर श्वास लेकर इसको छोड़ देना है। इसको हथियोग के अंदर उद्यान बंद कहते हैं, उद्यान की क्रिया कहते हैं। और अंतिम बात कहते हैं, एक्सेप्ट फॉर 3 step rhythmic breathing, no other exercise should be done on full stomach, give at least 2 or 3 hours, but 3 step rhythmic breathing is not an exercise but a correct way of breathing। तो अगर खाया पिया है तो एक्सरसाइज नहीं करनी है, 2-3 घंटे के बाद करनी है, पर 3 स्टेप एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए वो हम कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ रुकते हैं, क्योंकि आगे एक टेक्निक आ रही है, गॉड लिखना है कैंडल से,
और ये थोड़ी समझना है। खाली पढ़ने से ये नहीं, हम समझ नहीं सकते, उसको और गहराई से समझना पड़ेगा। और मैंने एक व्यक्ति से ये जाना है जिसने तावरिया जी ने खुद इस व्यक्ति को कराया था, तो इसकी परफेक्ट टेक्निक क्या है मैं जानता हूँ, वो नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे।